बताइए आप सबको कि जब आपकी बहू बीमार थी तब आपने कहा था कि हम इसका इलाज नहीं कराएंगे, इसका इलाज इसके मायके वाले करेंगे, इसकी बीमारी के खर्च मायके वाले उठाएंगे। और हमने किया भी। जैसे ही वो खड़ा होने लायक हुई, चलने फिरने लायक हुई, आपने वापस उसे बुला लिया और फिर लाकर बना दिया अपने घर की काम वाली बाई। ये भी नहीं सोचा कि अभी वो बीमारी से उठी है। बिमला जी, हमने बेटी दी है, काम वाली बाई नहीं। असल में शादी के बाद रेखा ने अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही मन से निभाया। सुबह 4 बजे उठना, पूरे घर को संवारना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, सास बिमला जी की सेवा, पति आदित्य के नाश्ते से लेकर कपड़े तक सब कुछ करती। इसके बावजूद भी आदित्य का रवैया हमेशा रेखा के प्रति ठंडा ही रहता। इधर कुछ दिनों से रेखा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो उसने एक दिन आदित्य से कहा, आदित्य, मेरे पूरे बदन में दर्द सा बना रहता है, बहुत थकावट लगती है, कोई भी काम करने का मन ही नहीं कर रहा। बस इतना सुनते ही आदित्य भड़क गया। रेखा, यार इतना नाटक मत किया करो, तुम कहीं की कोई महारानी तो आई नहीं हो, हर बहू यही करती हैं, तुम कुछ नया तो नहीं कर रही। आदित्य की बात सुन रेखा चुप हो जाती। अब भला वो इसके आगे क्या ही बोले। उसे पता था कि ससुराल में कोई भी उसे समझने वाला नहीं है, इसलिए वो दवाइयाँ खा खाकर अपना काम करती रही। लेकिन जब दवाइयाँ खाकर भी रेखा को कोई आराम नहीं हुआ और उसे तेज बुखार आने लगा, शरीर में कंपन और कमजोरी होने लगी। जब रेखा ने बुरी तरह से बेड पकड़ लिया, तब उसकी सास बिमला जी ने आदित्य से कहा, बेटा देखो मैं क्या कहती हूँ, है तो ये ससुराल ही। अब ससुराल में सास बहू को बैठाकर तो खाना नहीं खिलाएगी ना, कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ जाएगा ना। ऊपर से डॉक्टर के यहाँ लेकर आओ, डॉक्टर को दिखाओ, फिर बीमारी में खाने के लिए फल फूल दूध की व्यवस्था करो। तो इससे अच्छा है कि बहू को उसके मायके ही भेज दो, मायके में रहकर आराम भी कर लेगी और जल्दी ठीक भी हो जाएगी और उसका मन भी बहल जाएगा। मेरे बस की बात तो नहीं है कि बहू की सेवा करना, और तेरे भी ऑफिस की छुट्टी मिलेगी नहीं जो इसे लेकर डॉक्टर के यहाँ दौड़ता फिरेगा। आदित्य को भी माँ की बात सही लगी और उसने रेखा को मायके भेजने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे रेखा इंसान ना होकर कोई टूटी हुई मशीन हो जिसे रिपेयर करने के लिए भेज दिया गया हो। रेखा जैसे ही मायके पहुंची, उसकी माँ मोहिनी जी ने जैसे ही रेखा की हालत देखी, वो कांप कर रह गई। आदित्य रेखा को छोड़ तुरंत वापस आ गया। जाते जाते उसने रेखा के हाथ पर कुछ पैसे भी नहीं रखे कि लो रेखा, इलाज में लगा लेना। बीमार बेटी को लेकर रेखा के माँ बाप दौड़ते रहें। डॉक्टर, टेस्ट, रिपोर्ट, इंजेक्शन, दवाइयाँ, बेटी के खाने के लिए फल, मेवा, दूध, जिसमें राजेश जी की सारी पेंशन लग जाती। बेटी को उठाने में उसमें से खुद की और मोहिनी जी की भी दवा होती थी। लेकिन एक बार भी ससुराल से किसी ने फ़ोन कर रेखा का हालचाल नहीं पूछा। 3 महीने बाद जब रेखा थोड़ी ठीक हुई तो एक दिन आदित्य का फ़ोन आया, रेखा अब बहुत आराम हो गया, बहुत ले लिया मायके के मजे, अब वापस अपने ससुराल आ जाओ। बेटी के जाने की बात सुन मोहिनी जी की आंखों में आंसू आ गए। रूधे हुए गले से उन्होंने कहा, दामाद जी अभी कुछ दिन और रुक जाइए, अभी रेखा पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। बस इतना सुनते ही उधर से बिमला जी की आवाज़ आई, बहन जी अगर आपको अपनी बेटी अपने पास ही रखना है तो रखिए, लेकिन फिर बाद में हमें दोष मत दीजिएगा कि हमने आपकी बेटी को छोड़ दिया। बिमला जी की बात सुन राजेश जी ने मोहिनी जी से कहा, मोहिनी जाने दो, पति का घर है, लौटना तो पड़ेगा ही ना। मन मार कर ना चाहते हुए भी मोहिनी जी ने रेखा को विदा किया। रेखा जैसे ही ससुराल पहुंची, बिमला देवी उसे देख मुस्कुराते हुए आखिरकार ताना मार ही दी, बहू अच्छा इलाज करवाए तुम्हारे मायके वाले तो,
खूब खिला पिलाकर तंदुरुस्त बना दिया है। चलो, बहुत हो गए मज़े। अब अपनी गृहस्थी संभालो और ज़रा ढंग से काम करना। ऐसा ना हो कि बीमारी फिर से वापस आ जाए और तुम्हें फिर से मायका जाना पड़े। इतनी बीमारी से उठने के बाद भी ससुराल में आकर रेखा को कोई प्यार नहीं मिला, कोई सहारा नहीं मिला। काम में तो रियायत मिली ही नहीं। हर बार की तरह इस बार भी उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी शुरू हो गई थी। रोज़ 4:30 बजे उठकर सारा घर साफ करती। साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, नाश्ता, खाना, सब कुछ लगातार करना था। लगातार चलते चलते रात होते होते वो बुरी तरह से थक कर गिर जाती, क्योंकि अभी रेखा पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। इस पर भी बिमला जी उसे ताने मारने से बाज नहीं आती। हे भगवान, घर के छोटे छोटे काम करने में इसकी हालत खराब हो जा रही है। इस औरत के पास काम ना करने के 100 बहाने हैं। बस काम करने के टाइम पर बीमारी वापस आ जाती है। खाने के टाइम पर तो कोई बीमारी दिखाई ही नहीं देती। माँ की बात सुन आदित्य भी भड़क जाता। रेखा, ऐसी कौन सी बीमारी है जो तुम इतनी जल्दी ठीक भी नहीं हो रही हो? मैं पूरे दिन काम करता हूँ, तुम्हें घर में काम करने में दिक्कत हो रही है। ऐसा भी कौन सा काम है? कम से कम जितना खा रही हो उतना तो काम कर लो। आदित्य की बात सुन रेखा की आंखों में आंसू आ गए। सास की बात तो उसे बर्दाश्त हो रही थी, लेकिन पति की बातें तीर की तरह सीने में लगती थी। गुस्से में उसने आदित्य से कहा, आदित्य, कभी तो मुझे समझने की कोशिश किया करो। इंसान हूं मैं, राक्षस नहीं। तुम लोगों को बस मेरे काम से मतलब है। मेरे रोग से, मेरी बीमारी से, मेरे दुख से, मेरी तकलीफ से कोई मतलब नहीं। कौन सा खाना खिलाती है तुम्हारी माँ मुझे? मेरे खाने पर तो बड़ी नज़र है उनकी, काम पर नज़र नहीं होती। जब से आई हूँ वो एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पी रही हैं। दिन भर बैठी बस कमियां निकालती रहती हैं, जबान चलाती रहती हैं। जितनी उनकी जबान चलती है, अगर उतने हाथ पांव चलते तो शायद आज मेरी ये हालत नहीं रहती। और तुम तो अपनी माँ के आगे मेरी सुनने वाले नहीं हो। जो तुम्हें वो पाठ पढ़ाती है, तुम वही पाठ पढ़ते हो। एक दिन घर में रहकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि घर में कितना काम होता है और कौन करता है। फिलहाल तो उस दिन रेखा और आदित्य की खूब लड़ाई हुई। आदित्य लड़कर ऑफिस चला गया। इधर मोहिनी जी बेटी को लेकर परेशान थी। उनसे मिलने का उनका बहुत मन हो रहा था, इसलिए अचानक ही वो रेखा के ससुराल पहुंच गई रेखा से मिलने। वहां पर उन्होंने देखा, उसे देख मोहिनी जी का कलेजा कांप कर रह गया। रेखा के हाथ छिले हुए थे, आंखों के नीचे काले घेरे और होठों पर मुस्कान गायब। चेहरे पर थकावट साफ साफ दिखाई दे रही थी। बेटी की हालत देख मोहिनी जी की आंखों में आंसू आ गए। उस समय बिमला जी घर पर नहीं थी। कुछ सोचते हुए मोहिनी जी थोड़ी देर बाद वापस चली गई और घर जाकर राजेश जी से बोली, सुनिए जी, अब बहुत हो गया। अगर अब हमने कुछ नहीं बोला तो कहीं हमारी यही चुप्पी हमारी बेटी को ना ले डूबे। आखिर कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? बेटी दी है हमने, कोई काम वाली मशीन नहीं दी जिसे दुख नहीं होता, तकलीफ नहीं होती, दर्द नहीं होता। आखिर बच्ची है हमारी, कुछ तो सोचो उसके बारे में। कब तक ये समाज को लेकर चलोगे आप? कहते हुए रो पड़ी मोहिनी जी और रोते हुए बोली, आपको याद है जब आदित्य के परिवार ने दहेज में लड़के और लड़की के सारे गहने, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी के साथ साथ घर का एक एक सामान मांगा था, तो आपने कैसे कैसे सब कुछ इधर उधर से उधार लेकर दिया था, सिर्फ इसलिए कि बेटी को ससुराल में इज्जत मिले, मान सम्मान मिले। लेकिन मान सम्मान की तो बात ही दूर है, वहाँ तो हमारी बेटी को इंसान तक नहीं समझा जाता है। बस काम वाली मशीन बनकर रह गई हमारी बेटी। इसलिए मैंने कुछ सोचा है, मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ करना है। बस मुझे इसमें आपके हाँ की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। मोहिनी जी की बात सुन
राजेश जी ने कुछ सोचते हुए कहा और हाँ में सर हिला दिया। ठीक है मोहिनी, तुम्हें जो सही लगे तुम करो। बस फिर क्या था, पति का साथ पाते ही आने वाले संडे को मोहिनी जी अपने अगल बगल की कुछ औरतों को लेकर सीधे रेखा के ससुराल पहुंच गईं और वहां के मोहल्ले की कुछ औरतों को इकट्ठा कर औरतों की पंचायत बुला दी और फिर रेखा के बारे में सब कुछ बताते हुए एक के बाद एक फोटो, मेडिकल रिपोर्ट, रेखा के छिले हुए हाथ, थकी हुई आंखें सबके सामने रख दी और रोते हुए बोली कि हमने इस घर में अपनी बेटी की शादी की थी, उसे बेचा नहीं था। आप लोग बिमला जी की पड़ोसन है ना? बिमला जी जो बताती होंगी आप लोग वही सब जानते होंगे ना? तो बुलाइए बिमला जी को और पूछिए कि हकीकत क्या है। समाज में इज्जत के गुण गाने वाली बिमला जी अपनी बहू के साथ कैसा बर्ताव करती हैं। मोहिनी जी की बात सुन बिमला जी और आदित्य को बुलाया गया। बिमला जी की नज़र जैसे ही मोहिनी जी पर पड़ी, गुस्से में गरज पड़ी और चिल्लाते हुए बोली, ये औरत मेरा घर बर्बाद कर रही है, मेरी बहू को भड़का रही है मेरे खिलाफ, ताकि वो अपने पति को लेकर हम सबसे अलग हो जाए, अपने माँ बाप से अलग हो जाए। बिमला जी का झूठ सुनते ही मोहिनी जी ने चिल्ला कर कहा, झूठ मत बोलिए बिमला जी, यहाँ मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैं अपनी बेटी की रोग बीमारी को लेकर बात करने आई हूँ, उसके तकलीफ को लेकर बात करने आई हूँ। यहाँ पर घर तोड़ने वाली बात हो ही नहीं रही है। और आप कौन से परिवार की बातें कर रही हैं? आपके मुंह से परिवार की बातें शोभा नहीं देती। बताइए आप सबको कि जब आपकी बहू बीमार थी तब आपने क्या कहा था कि हम इसका इलाज नहीं करेंगे, इसका इलाज इसके मायके वाले करेंगे, इसकी बीमारी के खर्च इसके मायके वाले उठाएंगे। और हमने किया भी। जैसे ही वो खड़ा होने लायक हुई, चलने फिरने लायक हुई, कुछ काम करने के लायक हुई, आपने वापस उसे बुला लिया और फिर लाकर बना दिया अपने घर की काम वाली बाई। ये भी नहीं सोचा कि वो अभी बीमारी से उठी है। बिमला जी, हमने बेटी दी थी, बोझ नहीं। हमारे अंदर अभी भी इतनी ताकत है कि हम अपनी बेटी को पूरी जिंदगी बैठाकर खिला सकते हैं, लेकिन उसकी ऐसी हालत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहते हुए मोहिनी जी ने रेखा को भी सारी औरतों के सामने लाकर खड़ा कर दिया और चिल्लाते हुए बोली, देखिए आप सब इसकी ओर ध्यान से देखिए। देखने पर लग रही कि कैसे बरसों की बीमार है, ना ढंग से खाने को मिल रहा, ना पीने को मिल रहा। हाथ की हालत देखिए, शरीर हड्डियों का ढांचा होता जा रहा है। और इन बिमला जी को बहू की ये हालत दिखाई नहीं दे रही। उन्हें ये दिखाई दे रहा कि मैं इनकी बहू को भड़का रही हूँ। आप लोग देखो ध्यान से, ये कोई काम करने लायक है? क्या इसे आराम करने की ज़रूरत नहीं है? क्या इसे बीमार होने का हक नहीं है? ये बिमला जी जो आप लोगों के साथ बैठकर बड़ी बड़ी बातें करती हैं, खुद की बहू की क्या हालत बना रखी है। देखिए आप लोग उनके गांव हैं, उनके समाज हैं। अब बताइए कि गलत कौन है? जब मोहिनी जी ने रेखा को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया और उसकी हालत दिखा दी तो सबकी बोलती बंद हो चुकी थी। सबकी नज़र बिमला जी पर थी और बिमला जी का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। आदित्य तो बिल्कुल ही चुपचाप एक कोने में बैठा रहा, क्योंकि आज मोहिनी जी का सामना करने की उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे पता था कि अगर उसने कुछ बोला तो 4 बातें वो भी सुनेगा। तभी मोहिनी जी फिर से उसी अंदाज में शेरनी की तरह गरजते हुए बोली, बिमला जी, इन सारी औरतों के सामने मैं ये बात साफ साफ कर देती हूँ कि अगर अब से भी आप लोग सुधर गए और मेरी बेटी को इंसान की तरह अपने घर में रखेंगे, इज्जत और मान सम्मान के साथ रखेंगे, उसके दुख को समझेंगे, तकलीफ को समझेंगे, तब तो ठीक है। नहीं तो मेरा अगला कदम कानूनी होगा। फिर मैं कानून का दरवाज़ा खटखटाऊंगी और फिर आप समझ लेना कि कौन कौन से केस और कैसे कैसे लगेंगे। फिर दोनों माँ बेटे पूरी ज़िंदगी भाग दौड़ करते रहना। मैं अपनी बेटी को इस बार मायके लेकर नहीं जाऊंगी। आप उसका इलाज कराएंगी,
उसके खाने पीने का ध्यान रखेंगी। अगले महीने फिर से ये सारी औरतें यहीं इकट्ठा होंगी। मेरी बेटी की हालत में अगर जरा सा भी सुधार नहीं हुआ तो मेरा अगला कदम बहुत ही भयानक होगा। कहते हुए मोहिनी जी ने वही सभा समाप्त कर दी। बिमला जी और आदित्य की तो बोलती ही बंद हो गई थी। उन्हें काटो तो खून नहीं। समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। यहाँ तो बात इतनी बुरी तरह से फंस गई कि अब बात इज्जत पर आ गई थी। इसलिए बिमला जी ने अपनी जबान पर कंट्रोल रखते हुए रेखा का इलाज कराया। काम के लिए काम वाली बाई लगवा दी। खाने पीने का ध्यान तो आदित्य से भी बढ़कर रखने लगी, ये सोचकर कि अगले महीने सारी औरतें इकट्ठा होने से पहले कम से कम रेखा देखने लायक हो जाए। नहीं तो क्या पता इसकी माँ के ऊपर जाने कौन सा भूत सवार है, क्या कर बैठे। बस यही एक डर था जिसने रेखा की जिंदगी में सुधार ला दिया था, उसकी जिंदगी इंसानों वाली बना दिया था।